नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 8 जून 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि केंद्र काल्पनिक है, राज्य वास्तविक संस्थाएं हैं। इसका सिंपल मतलब है कि जो केंद्र में सरकार बनाई जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राज्यों की रहती है। इसलिए इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि केंद्र काल्पनिक है और राज्य वास्तविक संस्थाएं हैं। क्योंकि इस बार जो 2024 के चुनाव का परिणाम आया है वो बहुत से लोगों को जो है विश्वास नहीं हो रहा है कि क्षेत्रीय दल जो है वो इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण देश में लोकतांत्रिकरण की संभावना जो है बढ़ जाती है। इससे संघवाद मजबूत होता है। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कोalition गवर्नमेंट के बारे में, पूरा का पूरा मेंस फॉर्मेट में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे कल का एडिटोरियल वीडियो, मतलब कि 7 जून का एडिटोरियल वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें कोalition गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने उसकी लाभ क्या है, उसके हानि क्या है, उससे क्या फायदे हो सकते हैं, संघवाद कैसे मजबूत होगा, लोकतांत्रिक सिद्धांत कैसे मजबूत होगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, उसी तरह का ये भी आर्टिकल है। इसमें मेनली जो है बात किया जा रहा है संघवाद को मजबूत करने की। तो ये ध्यान रखेगा, 15वें फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो है वो राज्यों को टैक्स में जो शेयर दिया गया है वो लगभग 41% दिया गया है, जिससे राज्य खुश नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं और ज्यादा है। ठीक है, उसी के बारे में जो है इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। मेनली संघवाद को कैसे मजबूत रखा जा सकता है, राज्यों के हितों को कैसे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो विविधताओं से परिपूर्ण है। इसलिए जो है कोई भी एक कानून जो है हर एक राज्य के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। हर एक राज्य का अपना एक दृष्टिकोण है, विविधतापूर्ण स्थितियां होती हर एक राज्य में। इसलिए जमीनी स्तर के अनुसार ही जो है उसके दृष्टिकोण के अनुसार ही उसकी पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद चाहे वो सेंटर स्टेट के बीच में जितने विवाद होते हैं, इसके निपटान में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि बहुत से जो अमीर राज्य हैं, जो रिच स्टेट हैं, वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा टैक्सों का शेयर मिले, और जो पुअर स्टेट हैं, जो गरीब स्टेट हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सेंटर के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। लेकिन इससे जो है जो अमीर राज्य हैं वो खुश नहीं होते हैं। लेकिन ये भी देखने की बात है अमीर राज्य कैसे अमीर हुए हैं, क्योंकि जो पुअर स्टेट है वही उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। उसी कारण उन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है वो गरीब राज्यों को दिया है, जिससे कारण वो आज विकसित हो गए हैं और एक अमीर राज्य बने हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आर्टिकल जो है, अगला आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको हम लोग मेंस के फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे कि वैश्विक प्लास्टिक संधि को नया रूप देने की बात क्यों की जा रही है, इसको बाइंडिंग बनाने की बात की जा रही है। क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए चर्चा अभी जारी है। ठीक है, इसी के लिए जो है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की महत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें मेनली बात किया गया है कि जैसे अगर 2019 की बात की जाए, जिसमें ओईसीडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लास्टिक कचरे का वैश्विक उत्पादन लगभग 33 मिलियन टन है। ठीक है, जो कि 2000 की तुलना में लगभग 2 गुना है। ठीक है, तो सिर्फ 19 साल में ही जो है हमारे प्लास्टिक का प्रोडक्शन, प्लास्टिक वेस्ट का प्रोडक्शन जो है लगभग 2 गुना हो गया है। और उम्मीद किया जा रहा है कि 2060 तक 3 गुना हो जाएगा प्लास्टिक का वेस्ट का प्रोडक्शन। ठीक है, और इसमें एक बात ध्यान रखिए कि मात्र 9% जो है प्लास्टिक वेस्ट वो रिसाइकल किए जाते हैं और 50% लैंड फिलिंग किए जाते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से देख लेंगे कि जैसे कि ब्राजील, चीन, भारत और अमेरिका जो है वैश्विक स्तर पे प्लास्टिक कचरे का लगभग 60% प्रोडक्शन का जिम्मेदार है। ठीक है, ब्राजील, चीन, इंडिया और यूएसए लगभग 60% प्लास्टिक वेस्ट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसके बाद वैश्विक प्लास्टिक संधि क्या है, इसके मेन उद्देश्य क्या है, उसके बाद वैश्विक प्लास्टिक संधि को अपनाने में देरी के पीछे क्या कारण है। ठीक है, उसके बाद वैश्विक प्लास्टिक संधि पर भारत का क्या रुख है। ठीक है, तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर भारत का क्या रुख है, इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, दोनों चीजों को हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे भारत के द्वारा क्लियर कहा जा रहा है कि भारत बाध्यकारी लक्ष्यों के लिए सहज नहीं है। भारत के द्वारा सिंपली कहा जाता है कि इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें
वो लागत निहितार्थ विचारों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री को आगे आना चाहिए, खास के डेवलपिंग कंट्री या फिर लीस्ट कंट्री में, कि कैसे जो है प्लास्टिक वेस्ट का निपटान किया जाए। वहां पे ज्यादा से ज्यादा फंडिंग की आवश्यकता है, जिसपे भारत के द्वारा लगातार फोकस किया जा रहा है। उसके बाद इस आर्टिकल में हम लोग बात कर लेंगे कि इन पहलू जो भी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है उसमें कमियां क्यों रह जा रही है, कौन कौन सी कमियां हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है टेक्सटाइल सेक्टर से संबंधित है कि कपड़ा के क्षेत्र ने क्यूसीओ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के लिए रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, कपड़ा क्षेत्र ने क्यूसीओ में छूट का स्वागत किया है। पहले जो था कि क्यूसीओ ने अनिवार्य किया था कि प्रत्येक उपयोगकर्ता, चाहे वो स्थानीय हो और निर्यात दोनों बाजारों में, केवल बीआईएस लाइसेंस धारकों से ही उत्पादन खरीदेगा, ऐसा कहा गया था क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन अभी इसमें जो है कुछ छूट दी गई है, जिससे क्या होगा कि टेक्सटाइल के क्षेत्र का जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन, जिसमें हम लोग पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे कि द सेंटर इज नोशनल एंड द स्टेट्स आर द रियल एंटिटीज। मतलब कि केंद्र जो है वो एक काल्पनिक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राज्य अगर केंद्र में सरकार बनता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि आम चुनाव 2024 के नतीजों ने चौंका दिया है। क्षेत्रीय दलों के बेहतर प्रदर्शन के कारण देश में लोकतांत्रिकरण की संभावना बढ़ गई है। ये दल संसद में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की ओर से भी जगह साझा करेंगे। ठीक है, इससे संघवाद को मजबूत करने में मदद मिलेगी, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल में जो था सिर्फ एक पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलने के कारण जो है कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि संघवाद और लोकतंत्र के मूल्य सिद्धांत जो है वो प्रभावित हो गए थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए कहा है कि केंद्र राज्य के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब उसने सहकारी संघवाद की बात की। ठीक है, वहीं 2017 में जीएसटी की शुरुआत किया गया, जब कुछ राज्यों को इस पर आपत्ति थी लेकिन वे अंततः इसको लागू कर लिए। ठीक है, बहुत से राज्यों को जो था जीएसटी के लागू करने पे आपत्ति थी, फिर भी जो है पूर्ण बहुमत होने के कारण उसने सफलतापूर्वक जीएसटी को लागू कर दिया। ठीक है, तो संघवाद के कमजोर होने के साथ ही केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों के बीच भी मतभेद बढ़ा। अभी हम लोग जानते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, दिल्ली हो, ठीक है, पंजाब हो, इन क्षेत्रों में लगातार जो रूलिंग पार्टी है केंद्र में, उनके द्वारा लगातार दोनों के बीच में मतभेद देखा गया। ठीक है, अभी हाल ही में जो था दिल्ली के सीएम को अभी भी जो है वो जेल में ही है। ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं विवाद देखे जाते हैं। अगर केंद्र में कोई रूलिंग पार्टी है और उसके पार्टी का अगर दूसरे राज्यों में सत्ता नहीं है तो उन राज्यों से विवाद उत्पन्न हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले ले असम और गुजरात की, तो ये दोनों जो हैं वो बहुत ही अलग है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर ले ले हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु की, तो इन दोनों में भी बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। तो ऐसे विविधतापूर्ण राज्यों की प्रगति के लिए अगर एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो वो अनुकूल नहीं होता है। ठीक है, हर एक राज्य की परिस्थितियां अलग अलग है, इसलिए पॉलिसी जब बनाई जाती है तो विभिन्न राज्यों के जो जमीनी स्तर के प्रभाव हैं उनको भी आकलन करने की आवश्यकता है। वही बात यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। उन्हें अपने मुद्दे को अपने अनूठे तरीकों से संबोधित करने के लिए अधिक स्वायत्ता की आवश्यकता है। यह लोकतंत्र और संघवाद दोनों है। ठीक है, इसलिए एक प्रमुख केंद्र द्वारा राज्यों पर अपनी इच्छा थोपना है, जिससे कि केंद्र राज्य संबंधों में गिरावट आती है। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर कोई एक पार्टी के पास बहुमत होता है तो लगातार लोकतंत्र और संघवाद दोनों प्रभावित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है केंद्र राज्य संबंध भी विवादास्पद हो गए हैं, क्योंकि विपक्षी शासित राज्यों ने केंद्र पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिससे कारण विरोध प्रदर्शन भी हो और सुप्रीम कोर्ट में शिकायतें की गई। ठीक है, जैसे में अंतरराज्यीय इंटर स्टेट लगातार जो है विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो अंतरराज्यीय झगड़े और केंद्र राज्य संबंध के बारे में अगर राइटर को देखें तो राज्य की स्थिति एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि वे विकास के विभिन्न चरणों में है, उनके संसाधनों की स्थिति भी बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है अमीर राज्य और गरीब राज्य।
अमीर राज्यों के पास अधिक संसाधन है, जबकि गरीब राज्यों को तेजी से विकास करने के साथ और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए ही वित्त आयोग को गरीब राज्यों को आनुपातिक रूप से अधिक धनराशि हस्तांतरित करनी चाहिए। दुर्भाग्य से 15वें वित्त आयोग के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं गरीब राज्यों के उत्थान के लिए, फिर भी जो है अमीर और गरीब के बीच में गैप जो है बहुत ज्यादा है। वही बात यहाँ पे किया जा रहा है कि वित्त आयोग केंद्र से राज्यों को धन हस्तांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में शर्तें अक्सर केंद्र के पक्ष में होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भी चाहे वो इंटर स्टेट हो या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में लगातार जो है मतभेद बना रहता है। ठीक है, तो केंद्र द्वारा सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार करने और संघवाद को कमजोर करने से बचने के लिए उनके प्रभुत्व को कम करने की मांग की जा रही है। ठीक है, इसलिए जो है अभी वर्तमान समय में जो गठबंधन का सरकार आ रहा है, लगातार सभी नागरिकों के द्वारा, सभी देशवासियों के द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अमीर राज्य जो ज्यादा योगदान करते हैं और अनुपातिक रूप से कम पाते हैं, तो इस पर नाराज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा देते हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन के द्वारा उनको कम पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, वे यह भूल जाते हैं कि गरीब राज्य उन्हें बाजार मुहैया कराते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है अमीर राज्य विकसित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट को जो है गरीब राज्यों में ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हैं, उनके लिए मार्केट के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जिससे वे तेजी से विकास करते हैं। तो गरीब राज्य अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा भी खो देते हैं, जो अमीर राज्यों में चला जाता है, क्योंकि जो गरीब राज्य अपने पैसे सेव करते हैं और जो यहाँ प्रोडक्ट बेचा जाता है, इसके कारण इनका एक बड़ा बचत का हिस्सा जो है वो अमीर राज्यों के पास चला जाता है। उसी की बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, जिससे अमीर राज्यों का विकास तेज हो जाता है। तो अक्सर कहा जाता है क्योंकि मुंबई निगम और आय करों में बड़ा योगदान देता है, इसलिए उसे ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई जो है वो वित्तीय राजधानी है, इसलिए बड़ी कंपनियां वहां स्थित है और मुंबई में अपना कर चुकाती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर राइटर के द्वारा कहा जाता है कि ज्यादा राजस्व का किसी अमीर राज्य में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, उसी कारण वे राज्य टैक्स ज्यादा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई में उत्पादन ज्यादा हो रहा है इसलिए वो टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि वहां रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रही है, वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए जो है उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो इसी में कहा जाता है कि 2024 के चुनाव के बाद का नया राजनीतिक परिदृश्य जो है वो केंद्र राज्य संसाधन उपयोग और साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि अभी जो है कोएलिशन गवर्नमेंट आ रही है। कल यानी कि 9 जून को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिर से तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं फेडरलिज्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उनका स्वरूप संघीय है। यह क्वेश्चन जो है यूपीएससी के 2021 के पीटी में आया था, जिसमें पहला ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। उसका दूसरा ऑप्शन है संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। उसका तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कि मूल अधिकार जो है वो न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। संघवाद जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत तब होता है जब न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित होती है। ठीक है, जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा अपनाए गए संघीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह सिद्धांत है कि राज्यों और केंद्र के बीच संबंध जो है वो सहयोग पर आधारित रहे, और इसके लिए जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका पहली शर्त है। ठीक है, इसलिए ही जो है संविधान में न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें और इसी तरह न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र बनाने जैसे विभिन्न उपाय शामिल है, जिससे कि न्यायपालिका अपने निर्णय जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक ले सके और सुरक्षित न्यायपालिका संविधान के संघीय तत्वों को बनाए रखने में सक्षम हो सके। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये जो है 2023 में आया था यूपीएससी के पीटी में। ठीक है, जिसमें पूछा गया है हॉरिजॉन्टल टैक्स डेवोल्यूशन। ठीक है, इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। तो जिसमें पहला ऑप्शन है जनसांख्यिकी निष्पादन, उसी को कहा जाता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। दूसरा ऑप्शन है वन और पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। तीसरा ऑप्शन है शासन सुधार, मतलब गवर्नेंस रिफॉर्म्स। चौथा ऑप्शन है स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट। और पांचवा ऑप्शन है कर एवं राजकोषीय प्रयास, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स। तो सम स्तर कर अवक्रमण, मतलब कि हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन
के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपरोक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है? ठीक है, तो मेनली जो है ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन, जिसको भी ये पता होगा वो डायरेक्ट आंसर मार देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ओनली 3, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो यहाँ पे 15वें वित्त आयोग के द्वारा हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए जो है 6 चीजों को अपनाया गया है। जैसे पॉपुलेशन, ठीक है, जिसको 15% का वेटेज दिया गया है। एरिया 15% का वेटेज दिया गया है। तीसरा जो है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जिसको 10% का वेटेज दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इनकम एंड डिस्टेंस, इसको 45% का वेटेज दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है इनकम एंड डिस्टेंस को यहाँ पे वेटेज दिया गया है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट को 2.5% का वेटेज दिया गया है। वहीं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% का वेटेज दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन इन 6 चीजों से बना है। तो जिसमें कौन कौन से सही है यहाँ पे? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन। ठीक है, जिसकी बात यहाँ पे ऑलरेडी की जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसलिए जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म की विशेषता नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो फेडरलिज्म की विशेषता है। ठीक है, ये गलत हो गया। उसका दूसरा ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी जो है संघवाद का विशेषता है, ये भी गलत हो गया। उसका तीसरा ऑप्शन है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाना। उसके बाद चौथा ऑप्शन है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो इसमें कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा? तो इसमें चौथा उत्तर जो है वो सही होगा। ठीक, इसी को कहा जाता है इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। ये जो है वो संघवाद का विशेषता नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय महासंघ जो है वो अमेरिकी महासंघ के विपरीत राज्यों के बीच एक समझौता का परिणाम नहीं है, क्योंकि राज्य को हम लोग परिवर्तित करते रहते हैं, उसकी सीमाओं को परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन भारत का केंद्र जो है वो अपरिवर्तित है। ठीक है, भारत का केंद्र जो है वो ज्यादा मजबूत है राज्यों से, इसलिए जो है चौथा कथन सही है। ये जो है संघवाद की विशेषता नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में। ठीक है, कि वैश्विक प्लास्टिक संधि को नया रूप देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए चर्चा अभी जारी है, इसलिए यह विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह उन व्यक्तियों के लिए एक उचित संक्रमण का समर्थन कैसे कर सकता है जो अनौपचारिक रूप से अपशिष्ट एकत्र करते हैं और उनका पुनर्चक्रण करते हैं। तो यहाँ पे OECD के द्वारा कहा जाता है कि ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक के अनुसार 2019 में प्लास्टिक कचरे का वैश्विक उत्पादन लगभग 353 मिलियन टन था, जो कि 2000 की तुलना में दोगुना था। ठीक है, दोगुना से भी अधिक था। वहीं उम्मीद किया जा रहा है कि अगर इस रेट से हम लोग प्लास्टिक वेस्टेज को बढ़ाते रहें तो 2060 तक जो है हमारा प्लास्टिक वेस्टेज लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका केवल 9% जो है प्लास्टिक वेस्ट का रिसाइकिल होता है और 50% जो है वो लैंड फिलिंग के लिए भेज दिया जाता है और 19% को जला दिया जाता है और 22% को अनियंत्रित साइटों या फिर डंप में निपटाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 9% पुनर्चक्रण में से 85% अनौपचारिक पुनर्चक्रण श्रमिकों द्वारा किया जाता है, यह भी ध्यान रखेगा। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रदूषण का वैश्विक वितरण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक एनजीओ है EA, मतलब कि अर्थ एक्शन का एक रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि ब्राजील, चीन, भारत और अमेरिका जो है वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए प्लास्टिक वेस्ट के प्रोडक्शन का, तो लगभग 60% प्लास्टिक वेस्ट के लिए जिम्मेदार यही 4 देश हैं, ब्राजील, चीन, इंडिया और अमेरिका। ठीक है, इसको हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं। जैसे एशिया में जो है 50.1% कंट्रीब्यूट करता है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, जिसमें 29.4% सिर्फ और सिर्फ चाइना, 3.9% जापान और 16.8% बाकी का एशिया का क्षेत्र, 7.1% मिड ईस्ट। ठीक है, यूरोप के द्वारा 18.5% प्लास्टिक वेस्ट उत्पादन किया जाता है, लैटिन अमेरिका में 4% और नाफ्ता में 17.7%। ठीक है, तो वैश्विक प्लास्टिक संधि क्या है और इसके उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक प्लास्टिक संधि एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसमें लगभग 175 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्र शामिल है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक को खत्म करना है, कम करना नहीं, प्लास्टिक को समाप्त करना है। तो इसका उद्देश्य जो है 2024 के अंत तक एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना है। उसी की बात की जा रही थी ना, बाइंडिंग बनाने की बात की जा रही है, जो अभी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी बनाई गई है, जिसमें देशों के लिए प्लास्टिक उत्पादन में कमी लाने, अनावश्यक उपयोग में कटौती करने,
विशिष्ट रसायनों पर प्रतिबंध लगाने और रिसाइकलिंग लक्ष्य निर्धारित करने के लिए समय सीमा, ठीक है, तैयार करने की बात की जा रही है। तो वैश्विक प्लास्टिक संधि को अपनाने में देरी के पीछे क्या कारण है? जैसे आर्थिक चुनौतियां समझौते की प्रक्रिया को धीमी कर रही है। सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, भारत और ईरान जैसे देश जो है वो प्लास्टिक उत्पादन को रोकने के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करने के लिए अनिच्छुक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, भारत और ईरान, जबकि कुछ अफ्रीकी देश, कई यूरोपीय देश द्वारा समर्थित प्लास्टिक के उपयोग में क्रमिक कमी सुनिश्चित करने के लिए 2040 के आसपास का लक्ष्य वर्ष प्रस्तावित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोट बनाम आम सहमति, क्योंकि 175 से अधिक देश जो हैं इस ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के मेंबर हैं और यहाँ पे सभी के पास सेम बोट है। ठीक है, इसलिए जो है एक आम सहमति बनाना भी चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इस बात पर असहमति है कि विवादास्पद मुद्दों को बोट या फिर आम सहमति से हल किया जाना चाहिए। आम सहमति का मतलब है कि हर देश के पास वीटो है और इस मामले में संधि को अपनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो वैश्विक प्लास्टिक संधि पर भारत का क्या रुख है? तो भारत जो है वो बाध्यकारी लक्ष्यों को लेकर जो है वो सहज नहीं है। ठीक है, जो बाइंडिंग बनाने की बात की जा रही है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को, उसके लिए जो है भारत इसका समर्थन नहीं कर रहा है और इस बात पर जोर दे रहा है कि संधि का मुख्य लक्ष्य जो होना चाहिए, लागत निहितार्थ पर विचार करते हुए विकल्पों की उपलब्धता की जानी चाहिए कि कौन कौन से और नए नए ऑप्शंस हैं जिससे कि हम लोग प्लास्टिक के वेस्ट का सही तरीके से निपटान सुनिश्चित कर सकें और उन ऑप्शंस तक पहुंच सुनिश्चित हो और जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है उनको डेवलप्ड कंट्री के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो इन कारकों पे ज्यादा ध्यान देने की बात की जा रही है इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो भारत की स्थिति जो है वो साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी के विचार को दर्शाती है। यह भारत की जलवायु परिवर्तन वार्ता में भी देखा गया था। ठीक है, जहां भारत ने मांग की थी कि अमीर देश विकासशील देशों की सहायता करें और खुद भी कड़े लक्ष्य अपनाएं, तभी जाकर जो है प्लास्टिक वेस्ट जैसे संबंधित वैश्विक समस्या को हम लोग समाप्त करने में सक्षम हो पाएंगे। तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तो 2022 में भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 लागू किया। इसके तहत जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल उपयोग प्लास्टिक की 19 श्रेणियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में किया गया है, अभी भी इसका कार्यान्वयन जो है वो जमीनी स्तर पर सही तरीके से नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग देखते हैं, अगर मार्केट से एक्सपीरियंस लेते हैं तो जो सब्जी बेचने वाले होते हैं या रेडी पटरी लगाने वाले लोग होते हैं वहां पे छापे मारे जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स को पकड़ा जाता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर होते हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन करने में भूमिका निभाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है भारत में कार्यान्वयन की कमी देखी जा रही है। तो इन पहलुओं की कमियां क्या है? तो यह प्रतिबंध 200 मिलीलीटर से कम की प्लास्टिक बोतलों या फिर दूध के डब्बों जैसे बहुस्तरीय पैकेजिंग बक्सों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये कुछ कमियां देखी गई है। उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध का क्रियान्वयन जो है वो देश भर में अलग अलग है तथा कई दुकानें अभी भी इन उत्पादों की बिक्री कर रही है, जो बात मैं पहले कह रहा था। ठीक है, तो इसी में निष्कर्ष में क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा कि प्लास्टिक से दूर जाने के लिए वैश्विक उत्पादों में बड़े निवेश और उन्हें सस्ता बनाने की आवश्यकता है और इन निवेशकों और व्यावहारिक लक्ष्यों के बिना सिर्फ संधियों पर हस्ताक्षर करने से प्लास्टिक प्रदूषण से अच्छी तरह से निपटा नहीं जा सकेगा। सही बात है, इसका सबसे जरूरी है कि इंप्लीमेंटेशन हो सके सही तरीके से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें हम लोग बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर में जो है QCO क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे कपड़ा उद्योग ने EOU का मतलब होता है एक्सपोर्टेड ओरिएंटेड यूनिट्स और SEZ मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत आयात किए जाने वाले पॉलिस्टर फाइबर्स, फिलामेंट यॉर्न और स्पूइन यॉर्न के लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO में छूट का स्वागत किया गया है। ठीक है, जो आयात किए जाते हैं टेक्सटाइल के लिए, जैसे पॉलिस्टर फाइबर हो गया, फिलामेंट यॉर्न हो गया या फिर स्पूइन यॉर्न हो गया, इनमें जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में कुछ छूट दी गई है। ठीक है, पहले जो था क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ने अनिवार्य किया था कि प्रत्येक उपयोगकर्ता, चाहे वो स्थानीय और अगर विदेशों में निर्यात कर रहा है, दोनों बाजारों में केवल BIS लाइसेंस धारकों से ही
उत्पाद खरीदे जाएंगे, जिसमें अभी छूट दी गई है। ठीक है, तो विदेशी फर्मों के आवेदन BIS अधिकारियों के पास लंबित थे, जिससे कि निर्यातकों पर असर पड़ रहा था, जो एक्सपोर्टर्स हैं भारत के उन पे असर पड़ रहा था। उसी कारण जो है ये कदम उठाया गया है, जिससे कि टेक्सटाइल सेक्टर को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। यह छूट अब विस्कोस फाइबर और पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर, फिलामेंट और स्पर्म यार्न के आयात तक विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आर्टिकल जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में खासकर QCO में कुछ छूट दी गई है। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमने डिस्कस किए, और आर्टिकल समेत कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि UPSC में ऑलरेडी आ चुके हैं उसको भी डिस्कस किया। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और